गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम देखेंगे डिलीरियम। सो व्हाट इज डिलीरियम? Definition: Delirium is an acute organic mental disorder characterized by impairment of consciousness, disorientation, disturbance in perception and restlessness। तो डिलीरियम क्या है? एक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट का कॉन्शियसनेस इम्पेयर होता है, उसको डिसोरिएंटेशन होता है और डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन और रेस्टलेसनेस होता है। जैसे हमने पढ़ा था डिमेंशिया में पेशेंट का ग्लोबल इम्पेयरमेंट होता है, उसका कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल पावर क्या होता है? ग्लोबल इम्पेयरमेंट होता है। पर इसमें क्या हो रहा है? पेशेंट का एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, एक्यूट ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें उसका कॉन्शियसनेस अल्टर हो रहा है, पेशेंट डिसोरिएंट हो रहा है और डिस्टर्बेंस इन परसेप्शन और रेस्टलेसनेस हो रहा है। डिलीरियम इज डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस चेंज इन अ कॉग्निशन दैट डेवलप ओवर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है। फिर इंसिडेंस, तो इंसिडेंस में हम देख सकते हैं कि जो ये डिलीरियम है वो मोस्टली ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। जो जीरियाटिक पेशेंट रहते हैं उसमें 20 to 40% देखने को ज़्यादा मिलता है जो हॉस्पिटल में स्टे हैं, और जो मेजर मेडिकल इलनेस से गुजर रहे हैं जैसे किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, तो उनमें 10 से 25% जो पेशेंट रहते हैं उनमें ये डिलीरियम ज़्यादा देखने को मिलता है। और डिलीरियम मोस्ट एल्डर पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड प्रिवलेंस रेंज फ्रॉम द 10 to 30% इन पेशेंट, ठीक है। तो 10 से 30% पेशेंट में ये डिलीरियम देखने को मिलता है और उसमें से 60% जो पेशेंट रहते हैं 75 ईयर एज से अबव पेशेंट में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसका एटियोलॉजी देखेंगे तो वेस्कुलर डिमेंशिया, हाइपरटेंशन, एंसेफेलोपैथी। हाइपरटेंशन के कारण क्या होता है? ब्रेन जो वेसल्स रहते हैं उनमें ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है जिसके कारण डिलीरियम डेवलप हो सकता है। इंट्राक्रैनियल हेमरेज के कारण हो सकता है। इन्फेक्शन, अगर कुछ पेशेंट को इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस कुछ है जिसके कारण उसको डिलीरियम डेवलप हो सकता है। न्यूरोप्लास्टिक कुछ डिजीज़ है जैसे इसके स्पेस ऑक्यूपेशन लीजन है, ठीक है, तब उसको हो सकता है। इंटॉक्सिकेशन है, कुछ सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग पेशेंट ले रहे हैं या फिर उसका कुछ विड्रॉल्स पेशेंट ले रहा था, अचानक से उसने उस मेडिसिन को छोड़ दिया लेना, तब क्या हो सकता है? पेशेंट को ये जो डिलीरियम है वो डेवलप हो सकता है। ट्रॉमेटिक इवेंट, सबड्यूरल एपिडेमा, हीमोटोमा, ठीक है, हीमोटोमा फॉर्म हो रहा है सबड्यूरल स्पेस और एपिड्यूरल स्पेस में, तब हो सकता है। कंफ्यूजन हो गया है ब्रेन टिश्यू, ब्रेन सेल्स का, तब हो सकता है। लेसरेशन हो गया है। पोस्ट ऑपरेटिव हीट स्ट्रोक के कारण भी डिलीरियम हो सकता है। विटामिन B1 डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। B1 को थायमिन बोलते हैं। इंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटिक, अगर पेशेंट को यूरिन शॉक हुआ है, ब्लड में यूरिया का लेवल ज़्यादा है, मैक्सिडिमा है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, हेपेटिक फेलियर, ये सारे कारण से पेशेंट को डिलीरियम डेवलप हो सकता है। अगर ब्लड में कुछ हैवी मेटल है जैसे मर्करी, मैग्नीज, ये सारे और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे का लेवल ज़्यादा है जिसके कारण पेशेंट को डिलीरियम डेवलप हो सकता है। अगर पेशेंट एनीमिक है, पल्मोनरी और कार्डियक फेलियर वाला है जिसके कारण ब्रेन टिश्यू को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसके कारण पेशेंट को क्या हो सकता है? डिलीरियम डेवलप हो सकता है। क्लिनिकल फीचर, तो पेशेंट का कॉन्शियसनेस इम्पेयर्ड होगा, पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस है वो क्लॉडी टाइप का हो जाएगा। क्लॉडी मतलब वो फुली कॉन्शियस नहीं होगा, ठीक है। स्टूपर और कॉमा के बीच में जो स्टेट रहता है ना, वो पेशेंट में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद इम्पेयरमेंट ऑफ अटेंशन, पेशेंट का जो अटेंशन है वो शिफ्ट होगा, ठीक है, बात करते रहेगा फिर दूसरा बात करने लग जाएगा, थोड़ा देर कुछ और सोचेगा फिर दूसरे टाइम तो कुछ और सोचने लगेगा, फोकस नहीं कर पाएगा वो किसी एक मैटर पे। और सस्टेनिंग अटेंशन, ठीक है, वो जो उसका जो अटेंशन, किसी भी बात में अटेंटिव रहने का जो नॉर्मल क्षमता है वो भी लॉस हो जाएगा। परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस होगा, पेशेंट को हेलुसिनेशन, इल्यूजन होगा। मोस्ट ऑफन विजुअल हेलुसिनेशन होता है पेशेंट को डिलीरियम में। फिर डिस्टर्बेंस इन कॉग्निशन, पेशेंट के ऑब्स्ट्रेट थिंक नहीं कर पाएगा, पेशेंट कॉम्प्रिहेंशन होगा, ठीक है। इम्पेयरमेंट ऑफ रिसेंट और इमीडिएट मेमोरी, रिसेंट और इमीडिएट मेमोरी में उसका इम्पेयरमेंट होगा। इंक्रीज रिएक्शन टाइम हो जाएगा। साइकोमोटर डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। हाइपो और हाइपर एक्टिविटी होगा, ठीक है। हाइपो और हाइपर एक्टिविटी है तो पेशेंट का एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगा, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है। एमलेस ग्रुपिंग और पिकिंग एट द बेड क्लॉथ, ठीक है, ठीक है, जो इस बेड में पेशेंट रहेगा उसका एमलेस ग्रुपिंग करेगा, पिकिंग करेगा, ठीक है। जैसे अब हम पॉइजनिंग वाले पेशेंट को आपने देखा है, वो क्या करता है? अपने आप बड़बड़ाता है, अपने अपने आप एक्टिव, अचानक से एक्टिव हो जाता है, बेड को खींचता है, हाथ पैर मारता है, उस टाइप का करेगा। इनहेंस स्टार्टर रिएक्शन जैसे मैंने बताया पॉइजनिंग वाला जब पेशेंट करता है उस टाइप का पूरा साइन सिम्टम्स पेशेंट शो करने लगेगा।
पॉइजनिंग वाला पेशेंट भी आप देखे होंगे कि वो फुल्ली कॉन्शियसनेस में नहीं होता है, तो उस टाइप का भी जो साइन सिम्टम्स है डिलीरियम वाले पेशेंट में शो होगा। डिस्टर्बेंस स्लीप वेक साइकिल, जो नॉर्मल पर्सन का स्लीप वेक साइकिल होता है कि अगर पर्सन 11 बजे रोज़ सोता है तो वो 11 बजे ही सोएगा और सुबह 6 बजे उठ जाता है तो अपने आप 6 बजे ही उठ जाएगा, उतने में उसका नींद पूरा हो जाएगा। ये सारे इंडिविजुअल्स का अलग अलग स्लीप वेक साइकिल होता है, परंतु डिलीरियम के पेशेंट में हम इसको देखेंगे कि वो उसका अल्टर्ड हो जाता है। पेशेंट को इंसोम्निया होगा। इन सीवियर केस पेशेंट्स टोटल स्लीप लॉस, पेशेंट बिल्कुल भी नहीं सोएगा सीवियर केस में। डे टाइम में उस ड्रॉसीनेस दिखेगा, डिस्टर्बेंस ड्रीम एंड नाइट मेयर, ठीक है। उसका ड्रीम और नाइट मेयर भी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इमोशनल डिस्टर्बेंस होगा, पेशेंट को एंजाइटी होगा, फियर होगा, इरिटेबिलिटी होगी, यूफोरिया और एपैथी होगा पेशेंट को। फिर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे कि पेशेंट को कोई डिजीज़ तो नहीं है, पेशेंट का थायराइड वाला डायबिटिक वाला तो नहीं है, कुछ किडनी फेलियर हार्ट फेलियर वाला तो नहीं है, किस टाइप का मेडिसिन लेता है, पेशेंट एनेमिक तो नहीं है। ये सारा चीज़ हम हिस्ट्री कलेक्शन में पूछेंगे। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर उसके बाद हेमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड आरएच देखेंगे, ब्लड ग्लूकोज का लेवल देखेंगे, क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया के कारण भी क्रॉस होता है। ईएसआर का लेवल देखेंगे, सीबीसी काउंट करेंगे, यूरिन एग्जामिनेशन हम करेंगे। फिर टेस्ट ऑफ फॉर मेमोरी, इमीडिएट, रिसेंट और रिमोट मेमोरी हम देखेंगे। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम कोई फ्रैक्चर वैक्चर तो नहीं वो देखेंगे। सिटी स्कैन ऑफ स्कल करेंगे, एमआरआई ऑफ स्कल करेंगे, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी करेंगे, ब्रेन बायोप्सी हम करेंगे। अब हमने जैसे देखा कि डिलीरियम मोस्टली ओल्ड एज में देखने को मिलता है, तो ये इसके रिस्क फैक्टर है एडवांस एज में देखने को मिलेगा। प्री एग्जिस्टिंग डिमेंशिया भी हमने देखा था कि ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो डिमेंशिया होने से पहले डिलीरियम के साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंस देखने को मिलेगा। फिर बोन फ्रैक्चर में भी ये हो सकता है। इनफैक्ट अगर पेशेंट को कुछ ब्रेन इन्फेक्शन है तो ये हो सकता है। मेडिकेशन, पेशेंट लॉन्ग टाइम से कुछ मेडिसिन ले रहा था, ठीक है, अचानक से उसने छोड़ दिया या फिर बहुत लंबे समय से वो मेडिसिन उसको चल रहा है, जिसके कारण ये हो जाएगा उसको। फिर पेशेंट का वाइटल साइन चेंज, अचानक से पेशेंट हाइपरटेंशन से हाइपोटेंसिव में आ रहा है, जिसके कारण पेशेंट को ये हो जाएगा, डिलीरियम डेवलप होगा पेशेंट में। पेशेंट को अचानक से टेम्परेचर हाइपोथर्मिया से हाइपरथर्मिया, फिर हाइपरथर्मिया से हाइपोथर्मिया, ऐसे बार बार हो रहा है तो फिर पेशेंट में डिलीरियम डेवलप होगा। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के कारण भी पेशेंट में डिलीरियम डेवलप होगा, क्योंकि हमारे बॉडी में सोडियम पोटेशियम जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं हमारे वाइटल साइन मेंटेन करने में। अगर इनका अल्टर्ड होगा तो हमारा वाइटल साइन भी डिस्टर्ब होगा, जिसके कारण पेशेंट में डिलीरियम डेवलप होने के चांसेस हैं। अगर पेशेंट लॉन्ग टाइम से किसी डिजीज़ के कारण सफ़र कर रहा है और वो उसका लॉन्ग ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसके कारण भी क्या कर सकता है, पेशेंट में ये साइन सिम्टम्स डेवलप हो सकता है। पोस्ट कार्डियोटॉमी में और एड्स वाले पेशेंट में भी हम इसको देख सकते हैं। फिर हम पेशेंट में ये डिजीज़ जिस भी कारण से डेवलप हो उस टाइप का उसको पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे। जैसे पेशेंट का अगर हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया के कारण कॉज हो रहा है तो हम उसको एंटीपायरेटिक मेडिसिन देंगे। हाइपोग्लाइसीमिया के कारण अगर कॉज हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, हाइपोग्लाइसीमिया हाइपरग्लाइसीमिया के कारण कॉज हो रहा था हम क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे 50 mg 50% डेक्सट्रोज IV फॉर हाइपोग्लाइसीमिया, अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो हम डेक्सट्रोज लगाएंगे। अगर अनीमिया के कारण हो रहा है तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, O2 एडमिनिस्टर करेंगे। B1 डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है तो हम पेशेंट को इंजेक्शन B1 का लगाएंगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण हो रहा है तो पेशेंट को हम IV इलेक्ट्रोलाइट ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम सिम्टोमेटिक मेजर करेंगे। पेशेंट को बेंजोडाइजेपिन लगाएंगे, 10 mg डाइजेपाम लगाएंगे, 2 mg लोरासिपाम IV एडमिनिस्टर करेंगे, एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लगाएंगे, 5 mg टू हेलोपेरिडोल, 50 mg क्लोरप्रोमाजी IM में भी एडमिनिस्टर करेंगे अगर ज़रूरत पड़ा तो। फिर साइकेट्रिक मैनेजमेंट में हम पेशेंट को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे। फिर उसका एग्जामिनेशन करेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जनरल हिस्ट्री लेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को हॉस्पिटल में कितने टाइम तक स्टे कराना है। फिर इन्वेस्टिगेशन फॉलो करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, पेशेंट को एडमिट करेंगे, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। अगर पेशेंट एजिटेटेड है तो हम पेशेंट को रिस्ट्रेन लगाएंगे, क्योंकि पेशेंट इसमें जैसे पॉइजनिंग वाला पेशेंट साइन सिम्टम्स शो करता है, इसमें पेशेंट डिलीरियम वाला पेशेंट भी वैसे साइन सिम्टम्स शो करता है, तो हम पेशेंट को
रीस्टेंट करेंगे अगर ज़रूरी है तो रीस्टेंट करें। अगर हम कर रहे हैं तो हमको फिजिशियन का कंसेंट लेना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है और हमको पेशेंट के फैमिली रिलेटिव को भी इन्फॉर्म करना है कि इस रीज़न से हम पेशेंट को रीस्टेंट कर रहे हैं। पेशेंट को वाइटल साइन चेक करना है। जो भी ड्रग डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हमको उस सारे ड्रग को पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। ड्रग का एडमिनिस्टर करने से पहले हमको पेशेंट का राइट्स पता होना चाहिए, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का राइट्स पता होना चाहिए। फिर और वो सारे राइट्स को हमको फॉलो करना है। अगर हम पेशेंट को कुछ ओरल मेडिसिन खाने को दे रहे हैं तो हमको पेशेंट को सामने में खड़े होकर खिलाना है, क्योंकि साइकेट्रिक पेशेंट मेडिसिन खाते नहीं हैं, वो छुपा देते हैं। ऑब्जर्व एनी साइड इफेक्ट। मेडिसिन देने के बाद हमको पेशेंट के साइड इफेक्ट देखना है कि हमको पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट में इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट और एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। फिर हमको डॉक्यूमेंटेशन करना है कि हमने कौन सा ड्रग दिया, कितने टाइम दिया, कौन से डोज में दिया और कौन से डेट में दिया, किसने इस ड्रग को दिया है। प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, पेशेंट के पास हमेशा कोई ना कोई होना चाहिए जो पेशेंट को सपोर्ट करें और उसको रीअश्योर करे। फिर क्या करना है, पेशेंट को इसमें हेलुसिनेशन डिल्यूजन हो रहा है इस पेशेंट, तो हमको क्या करना है, स्पेशल प्रिकॉशन रखना है। कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं रखना है जिसके कारण पेशेंट उस चीज़ के कारण क्या हो, मतलब पेशेंट में परसेप्शन भी ज़्यादा होता है, तो ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं करना है हमको जिसके कारण पेशेंट को हार्म हो। अगर पेशेंट को इल्यूजन हेलुसिनेशन हो रहा है तो पेशेंट में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है कि पेशेंट सेल्फ को भी इंजरी पहुँचा सकता है और अदर को भी इंजरी पहुँचा सकता है। तो हमको उसके रूम में ऐसा कुछ चीज़ नहीं रखना है जिसके कारण वो सेल्फ इंजरी कर सकें। और हमेशा हमको गार्ड्स को अलर्ट करना है कि पेशेंट किसी से अदर को भी इंजरी पहुँचा सकता है, तो आप एनी टाइम अलर्ट रहिए। फिर जो भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट उसके रूम में होंगे जो उसको मिस इंटरप्रेट परसेप्शन कराएंगे, तो हमको ऐसा हार्मफुल ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, ठीक है। फिर ये पॉसिबल फिर उसके बाद एक ही पर्सन हमेशा उस पर्सन के पास होना चाहिए, उस पेशेंट के पास होना चाहिए। अलग अलग लोग अगर पेशेंट के पास से चेंज होंगे तो हो सकता है पेशेंट में डाउट डेवलप हो जाए या पेशेंट अलग बिहेवियर शो करे। इसलिए हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो भी पेशेंट का केयर कर रहा है वो हमेशा एक ही पर्सन पेशेंट का केयर करें। कीप रूम वेल लाइटेड, ठीक है। और हमको ऐसा मैनेज करना है कि नाइट के समय पेशेंट का जो रूम है वेल लाइटेड हो। फिर अप्रोप्रिएट केयर शुड बी प्रोवाइडेड आफ्टर फिजिकल असेसमेंट। यूज़ appropriate nursing measure, reduce high fever, maintain intake and output chart, mouth and skill should be taken care, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन और पेशेंट का एंड ड्राउसीनेस और स्लीप पैटर्न भी हम ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि पेशेंट में इस डिजीज़ में पेशेंट का कॉन्शियसनेस भी अलर्ट हो रहा है। सो स्टूडेंट, योर टुडे टॉपिक इज़ ओवर।